नमस्कार दोस्तों, तुलाज इंस्टीट्यूट के स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। आज बाहर सर्द बहुत ज़्यादा है, बारिश भी हो रही है, लेकिन अंदर का तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ है क्योंकि आज हमारे साथ गर्मजोशी के साथ युवा खिलाड़ी मौजूद हैं। आज हमारे साथ साक्षी मलिक हैं। She's going to try to convert this into an attacking position here. And it is an extra point added for the failed challenge. That is last few seconds here. Can she manage to get something here? And she's got it! Sakshi Malik has just taken the bronze medal. Sakshi Malik is absolutely jubilant. Characteristic of how she is. साक्षी मलिक एक ऐसा नाम है जिन्हें किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। भारत का बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ है। साक्षी का जन्म 3 सितंबर 1992 को हरियाणा के रोहतक जिले के मोखरा गांव में हुआ। साक्षी को बचपन से ही रेसलिंग से लगाव था। उन्हें रेसलिंग की प्रेरणा उनके दादाजी से मिली। उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत रोहतक के वैश्य पब्लिक स्कूल से की। इसके बाद वो रोहतक के डीएवी पब्लिक स्कूल भी गई। साक्षी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से की। मेहनत और लगन से ही साक्षी ने ये मुकाम हासिल किया है। कड़ी मेहनत के साथ साथ उनका पढ़ाई में भी तालमेल काबिले तारीफ है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर साक्षी ने अपने जीवन का पहला मैच 2010 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेला, जहां उन्होंने 58 किलो कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता। इसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान मिली जब उन्होंने डेव इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट में 60 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। उनका सफर यही नहीं रुका। ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के 58 किलो वर्ग में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और रजत पदक अपने नाम किया। 2015 में दोहा एशियाई चैंपियनशिप 60 किलो वर्ग में भी उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। 2017 में नई दिल्ली में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 60 किलो वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता। ओलंपिक डेब्यू में उन्होंने इतिहास रच दिया। रियो में हुए ओलंपिक खेलों में जीता गया कांस्य पदक उनकी अनगिनत उपलब्धियों में से एक है, जिसने कुश्ती में उनके प्रभावशाली करियर को परिभाषित किया। ओलंपिक में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। पुरस्कारों की बात करें तो 2016 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया। 2017 में साक्षी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। साक्षी की इस विजय यात्रा ने देश की लाखों लड़कियों को कुछ कर दिखाने का जज्बा दिया और साक्षी के संघर्ष और उपलब्धियों ने समाज के कई रूढ़ मान्यताओं को चुनौती भी दी है। आज साक्षी मलिक भारतीय महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी है। तो साक्षी, इतने लंबे फहरिस्त जो उपलब्धियों की है, ये किसी आम व्यक्ति की तो नहीं हो सकती। ये एक तरीके का अलग तरीके का अटेम्प्ट चाहिए, अलग तरीके की डिसिप्लिन चाहिए। तो सबसे पहली क्यूरियोसिटी हमारी है कि आपकी नियमित दिनचर्या क्या है? मुझे आज तक अगर काउंट करें तो कुश्ती करते हुए लगभग 17-18 साल हो गए हैं। तो 18 साल से जो मेरी दिनचर्या है वो यही है कि सुबह उठना 5 बजे और 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग करना, फिर दिन में रेस्ट, जो भी थोड़ा बहुत अपना काम है वो करना, फिर इवनिंग में फिर 4 बजे से लेके और 7 बजे तक ट्रेनिंग। तो 2 सेशन रहते हैं। तो मेरी लाइफ तो अभी तक ऐसे ही चल रही है कि सुबह ट्रेनिंग, दिन में थोड़ा रेस्ट, थोड़ा काम और फिर शाम को फिर ट्रेनिंग। तो प्रॉपर दिनचर्या तो मेरी यही है अभी तक। इसके अलावा साक्षी, आम लोगों से इतर किस तरीके के डाइट प्लान को आप फॉलो करते हो ताकि आप
फिटनेस को, स्टेमिना को बनाए रखें? जैसे हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे अभी मैं ऑफ कंपटीशन हूँ, कुछ कोरोना का दोबारा से हुआ है, तो जैसे जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा दूर होता है ना, तो हम थोड़ा सा डाइट जैसे चीट कर सकते हैं, जैसे शुगर ले सकते हैं ज़्यादा, या मन किया तो शेक पी सकते हैं, या घी भी खा सकते हैं, थोड़ा बहुत बाहर का मन किया तो वो भी खा सकते हैं। लेकिन जब हमारा कंपटीशन बहुत नज़दीक होता है, जैसे 1 महीना रह गया, 2 महीना रह गया, तो हमारा डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नो शुगर, नो ऑयल, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं जिससे हमारा इतना सा भी वेट गेन हो, क्योंकि रेसलिंग में जो है, जैसे मैं 62 kg में खेलती हूँ और मेरा अराउंड 65-66 kg वेट रहता है, तो मुझे 3 से 4 किलो कम करना पड़ता है। तो वो 3 से 4 किलो कम हमें 2 महीने पहले से ही ध्यान रखना पड़ता है कि कंपटीशन के दिन तक हमें 3 से 4 किलो कम करना है, और हमारी जो ताकत है, जो स्पीड है, उस पर कुछ इफेक्ट ना हो। तो बिल्कुल हमारी एक प्रॉपर प्लेन डाइट आती है, लाइक बॉइल्ड एग्स और सैलड्स और सूखी रोटी, बॉइल्ड सब्जियां, तो ये सब, फिर बिल्कुल एक लिमिटेड बॉइल्ड चिकन, तो ये डाइट पे आ जाते हैं। तो ऐसे रहता है हमारा। साक्षी, मैं इस बात को जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि जब आपने रेसलिंग के लिए स्टार्टिंग में तैयारी शुरू की होगी, तो उस वक्त आपके साथ क्या और भी जो लेडी जो रेसलर्स हैं वो थीं, या फिर आपको किस तरीके से आपने ट्रेनिंग लिया या उसमें दिक्कत आई? मैंने 2004 में रेसलिंग शुरू की थी। मेरा ना शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था कि मैं स्पोर्ट्स खेलूं। जैसे स्कूल में मैं कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी तो मैं उसमें ज़रूर पार्ट लेती थी, चाहे वो रनिंग हो, शॉट पुट हो, बास्केटबॉल। तो बस मुझे खेलने से मतलब था, मुझे स्पोर्ट्स पीरियड बहुत ज़्यादा पसंद था। तो बस मन में ही आता था, टीवी पे देखती थी, जैसे सचिन तेंदुलकर सर, उस टाइम क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। अभी तो और स्पोर्ट्स को भी कवर करने लगे हैं, तो बस मुझे भी था कि एक स्पोर्ट चुनना है और उसमें अपना अच्छा करके दिखाना है। बाकी उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि क्या ओलंपिक्स, क्या एशियन गेम्स, क्या कॉमनवेल्थ गेम्स। बस मुझे था कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना है, बस वो इंटरेस्ट था। तो जब मैंने शुरू किया, सिर्फ हम, मेरे जैसे जिस सेंटर पे मैंने शुरू किया, सिर्फ 3 से 4 लड़कियां थे हम, और ये मान लो कि हमारे में ना 8 वेट कैटेगरीज हैं और 3 से 4 लड़कियां हैं। तो मेरे वेट कैटेगरी की तो थी नहीं, तो मुझे लड़कों के साथ कुश्ती करनी पड़ती थी, उनके साथ रेसलिंग मैच करने पड़ते थे, उनके साथ टेक्निक प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। तो बिल्कुल शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। साक्षी, सरकार कुश्ती को बढ़ावा दे इसके लिए क्या क्या कदम उठा रही? क्या आपने अपने 10-15 साल के करियर में आपने देखा कि कुछ प्रोत्साहन के लिए अलग अलग तरीके के पॉलिसीज आई हों? बिल्कुल, मैंने जब शुरू किया था और आज तक लेके बहुत ज़्यादा मतलब मैंने इम्प्रूवमेंट देखी है, चाहे वो फैसिलिटीज़ में हो या इक्विपमेंट्स में हो या हमारा रेसलिंग हॉल जैसा भी है, डाइट में हो, जैसे कैंप्स लगता है तो वहाँ डाइट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की गई है कि एक एथलीट के लिए कैसे डाइट है। बाहर ट्रेनिंग कैंप्स में हमें भेजते हैं, US, कनाडा, यूरोप व कंट्रीज़ में, कि हमें अलग अलग किस्म का वेदर मिले, अलग अलग किस्म के पार्टनर्स मिले कि हम उनसे ट्रेनिंग करें, उनसे सीख पाएँ, वो हमसे कुछ सीख पाएँ। फूड चेंज हो, क्योंकि अगर पूरा साल भर हम दाल रोटी खा रहे हैं और सेम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हमें वेदर चेंज करना पड़ता है, फूड चेंज करना पड़ता है, प्रॉपर अपना मतलब पूरा ही डाइट से लेके सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब। साक्षी, मुझे ये भी जानने की क्यूरियोसिटी थी कि आपका आज तक का सबसे टफेस्ट फाइट या सबसे यादगार फाइट कौन सा रहा है, जिसे आप बोलती हैं बहुत टक्कर का मुकाबला? मेरा ओलंपिक क्वालिफिकेशन का मैच था चाइना के साथ। तो वो मेरा मैच था, वो जीते ही मुझे ओलंपिक का टिकट मिलने वाला था। तो वो मेरा आज तक का सबसे टफेस्ट मैच है। उसकी स्कोरिंग रही थी 10-10। जीती मैं क्यों? क्योंकि मेरा लास्ट में पॉइंट था। रेसलिंग में ये होता है कि जैसे बराबर अगर स्कोरिंग हो तो ये देख लेते हैं कि लास्ट में किसने स्कोरिंग की। तो वो मैच 10-10 से रहा था, और 10-10 से भी ऐसा रहा था कि मैं डेंजर पोजीशन में हूँ और वो लड़की मेरे ऊपर है। लकीली टाइम ख़त्म हो गया, वरना उसका 11वां पॉइंट हो जाता बिल्कुल एंड मोमेंट पे। तो मैं कोच की तरफ देखती हूँ कि मैं जीती हूँ, कभी स्कोर बोर्ड की तरफ देख रही हूँ तो मेरे वाले, जैसे मैंने रेड कॉस्ट्यूम पहना था तो मेरे वाले कॉस्ट्यूम के ऊपर ही ऐसे सर्कल था कि हाँ आप ही जीत रहे हो। तो वो अभी तक का सबसे टफेस्ट मैच था। और हर स्पोर्ट्स खिलाड़ी का एक ड्रीम मैच होता है, तो आपका ड्रीम मैच हो चुका है या होने वाला है? आप किसके साथ चाहती हैं कि आपका ड्रीम मैच हो?
ड्रीम मैच तो बहुत सारे हुए हैं, मतलब यूँ नहीं है कि जैसे सोचा था कि ओलंपिक्स में जाऊं और वर्ल्ड चैम्पियन के साथ मेरी कुश्तियों में उससे जीतूं, ऐसा भी हुआ। लेकिन वही बात है, एक एथलीट का मन नहीं भरता। जैसे मुझे कुश्ती से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा मतलब लगाव है कि अगर एक दिन मेरी ट्रेनिंग मिस हो जाती है तो मतलब ये होता है कि मैं कैसे उसको रिकवर करूँ, कैसे अगले दिन ज़्यादा ट्रेनिंग करूँ कि मैं पहले दिन की पूर्ति कर लूँ। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अभी तक जितना किया है बहुत अच्छा है, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, पूरे भारत देश ने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन अभी मेरे में वो काबिलियत है और वो है कि मैं आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में यादगार मैचेस और बनाऊं और ऐसे ही मतलब आगे देश का नाम मैं और रोशन करती रहूं। साक्षी, मैं जब तुलाज में आता जाता हूं तो बच्चे दिखते हैं जो स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं और बहुत लगन से खेलते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां। वो किस तरीके से अपना करियर स्पोर्ट्स में बना सकते हैं तुलाज में पढ़ते हुए, या फिर इसके अलावा जब अपनी ज़िंदगी में वो और कहीं जाए, किस तरीके का डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए ताकि वो एक करियर बना सके? तो आप मुझे भी नहीं पता था कि मुझे रेसलिंग ही करनी है। मैंने एक दो स्पोर्ट्स ट्राई किया, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एथलेटिक्स में भी रनिंग ट्राई किया, शॉर्ट पुट ट्राई किया, लेकिन मैंने रेसलिंग खेला ना तो मुझे लगा कि हाँ ये मेरा खेल है, क्योंकि भगवान ने लिखना था कि ओलंपिक मेडल तुझे लेके आना है। तो बस मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि पहले आप देखो कि आप क्या चीज़ में इंटरेस्टेड हो। फोर्सफुली इतना नहीं हम कर पाते जितना हम खुद का जो इंटरेस्ट होता है। तो बच्चों को ये कहूँगी कि जो भी आप चीज़ करना चाहते हो स्पोर्ट्स में, जो भी स्पोर्ट्स आप करना चाहते हो, आप उसमें अपना 100% दो, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपरली लो। और डिसिप्लिन की बात की आपने, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि 20 साल से मैं एक सेम रूटीन फॉलो कर रही हूँ और सेक्रीफाइसेस इतने हैं। मैं बिल्कुल अपने मतलब सगे भाई बहनों की शादी, मतलब जो कज़न्स हैं उनकी शादियों में भी मैं नहीं गई हूँ। पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़ होती है उसमें भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि शाम की ट्रेनिंग मिस होने का मुझे ये रहता है। तो बिल्कुल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेन बात है कि अगर आप पूरे मन, पूरे लगन और सच्ची ईमानदारी से अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। और साक्षी, आप सुबह से हमारे इंस्टीट्यूट में हैं, आप यहाँ पे अलग अलग विभागों में गए या फिर और स्कूल्स में भी विज़िट किया, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? मैंने जैसे ही यहाँ एंटर किया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मैंने बाहर के स्कूल्स देखे हैं, मैंने यूएस में कॉलेजेस देखे हैं, वहाँ हमारी ट्रेनिंग होती थी, और यूरोप में मैंने देखे हैं। तो मैंने भी सर को आते ही यही बोला कि ऐसा नहीं लगता जैसे इंडिया में है, ऐसा लगता है जैसे यूरोप के मैं किसी स्कूल में आ गई। इतना नीट एंड क्लीन, और ऐसे नहीं कि जैसे बिल्डिंग्स जैसे यूरोप स्टाइल में बना हुआ है, अलग अलग जैसे ये क्लासेस हैं या ये लाइब्रेरी है, इस तरीके का बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और जो वेलकम किया है ना उससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ इस चीज़ के लिए। आपका भी शुक्रिया कि आपने समय निकाल कर यहाँ पे आने की जहमत उठाई। साक्षी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब हम लोग मीडिया के लाइमलाइट में आते हैं तो क्या एक स्पोर्ट्स खेलने वाले व्यक्ति का खेल किस तरीके से प्रभावित होता है? क्या वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है या सकारात्मक रूप से? देखो, ये होता है एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आपने बात की है। जैसे मैंने बहुतों को देखा कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है सोशल मीडिया से या वैसे मीडिया से, इंटरव्यूज से या किसी भी चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता। उनको जैसा परफॉर्म करना है उनको करना है। लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मुझे बिल्कुल थोड़ा बहुत ऐसे इफेक्ट पड़ता है। जैसे सोशल मीडिया पे है, जैसे मैंने कुछ मेरी रेसलिंग मैच आया है उसमें मैं हार गई हूँ, तो नेगेटिव कमेंट्स की अभी तो ये नहीं जीत सकती, अभी बस इसका करियर ख़त्म है। तो वो चीज़ पढ़ के कहीं ना कहीं दिमाग में देखो आता है। इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता कि कोई कुछ भी बोलता रहे, और स्पोर्ट्स लाइफ में ऐसा होता है। तो बिल्कुल थोड़ा बहुत इफेक्टिव है। जैसे मैंने ओलंपिक मेडल जीता, उसके बाद था कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो है वो लोगों से बढ़ गई थी, तो वो प्रेशर भी थोड़ा आता है। ये नहीं है कि नहीं कुछ नहीं है, आता है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, अभी सब मुझे जानते हैं, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। तो बस वो ओवरकम करने की बात है। कोई अच्छे से ओवरकम करके अपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर देता है, कोई ये होता है कि प्रेशर में करके थोड़ा सा परफॉर्मेंस उसकी डाउन हो जाती है। तो ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा इफेक्टिव है ये चीज़ें बिल्कुल। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे 2016 में मेरा और पीवी सिंधु का मेडल आया था और मैंने उससे बाद में बात की, तो
तो उसने मुझे बताया कि मैंने अपना ना फ़ोन मेरे हाथ में ना पिछले 4-5 महीने से मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है। मैंने बोला है कि क्योंकि उसको इफ़ेक्ट पड़ता है सोशल मीडिया पे बात करने पे, सब चीज़ों पे उसको इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसने अपना फ़ोन छोड़ दिया। तो ये तो मतलब दिखने वाली बात है कि बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ता है, इसीलिए उसने अपना फ़ोन मतलब दूर किया। साक्षी, आपने समय निकाल कर तुलाज इंस्टीट्यूट में आने की जो एफर्ट लगाया है उसके लिए हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। थैंक यू। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।